किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में आपको जैविक खेती के बारे में बताता आ रहा हूं, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जैविक खेती के अंतर्गत अगर हमें वेजिटेबल प्रोडक्शन करना हो, सब्जियों की खेती करना हो, तो हम किस तरह से सब्जियों की खेती करें जिससे कि हमें जैविक के अंतर्गत अच्छा उत्पादन मिल सके और गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिल सके। और सबसे बड़ी जो मुख्य होता है कि जब शुरू के दिनों में हम जैविक खेती करते हैं तो हमारी उत्पादकता कम होती, क्योंकि हम ठीक ढंग से उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है किसान भाइयों कि पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो भी लोग हैं इससे जुड़े हुए, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी किसान हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। तो अगर आप किसान भाई लोग जैविक खेती में सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से मल्च पे वेजिटेबल प्रोडक्शन करें। बिना मल्च के वेजिटेबल प्रोडक्शन को न करें। इसमें अगर आप देखें तो हमने लगभग 90 सेंटीमीटर का 90 सेंटीमीटर चौड़ा ये हमने बना रखा है, इसमें बेड बना रखा है। उस बेड के दोनों किनारों पे और बीच में लगभग 60 सेंटीमीटर का दूरी बरतते हुए 60 सेंटीमीटर दोनों किनारों पे हम इसमें छेद कर देंगे और इसमें हम पौधों को लगाएंगे। एक चीज विशेष रूप से ध्यान देने का होता है कि जब ये बेड बनाएं और प्लास्टिक मल्च बिछाएं, ये चार जो इसके साइड हैं, इनको साइडों में कहीं कहीं पे भी ये थोड़ा सा दबा दें या कोई लकड़ी की वो बना के उसमें दबा दें, लेकिन साइडों को एयर टाइट न करें। साइड ये दोनों जो किनारे हैं, ये किनारे दोनों खुले रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये खुले नहीं रहेंगे तो फसल का जो जड़ों का विकास होता है वो जड़ों का विकास नहीं होगा और उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, तो फसल की गुणवत्ता, जो फसल जो अच्छी उसकी जो बढ़वार होती है वो बढ़वार उस पर नहीं हो पाएगी। अब इस मल्च को बिछाने से, इस मल्च पे अगर आप जैविक खेती करते हैं सब्जियों की, तो आपको मैं बताऊं जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसा मैंने बताया पोषक तत्व प्रबंधन एक सबसे आवश्यक होता है उसमें जैविक खेती के अंतर्गत। अगर आप पोषक तत्व नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो है उत्पादन अच्छा नहीं ले पाएंगे। और विशेष रूप से जैसा कि इस समय जो सीजन है सब्जियों की, गोभी कुल के सारी सब्जियां लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, वो सारा चीज मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं केवल इतना ये बताऊंगा कि आपको इससे बेनिफिट क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया कि पोषक तत्व प्रबंधन ये बहुत जरूरी होता है। जब आप इस तरह से मल्च बिछा देंगे तो इसके पहले मैंने क्या किया है कि इसमें पूरे उसमें ये हरी खाद की फसल हमने ली है ढैंचा की, और ढैंचा के हरी खाद की फसल जब हमारी 55 दिन की हो गई तो इसको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, इसमें मिट्टी में मिला दिया। फिर इसके बाद ये 90-90 सेंटीमीटर के और दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर का गैप है, ये हम 90 सेंटीमीटर के इस पे बेड बना दिए। चाहे आप मैन्युअली बेड बनाएं, आप श्रमिकों के द्वारा बेड बनवाएं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत सारी मशीनें भी आजकल आती है, वो बेड खुद ही बना देती है, एडजस्ट करके ट्रैक्टर द्वारा भी बेड बनाया जा सकता है। तो बेड बना लें और इस बेड पे जैसा कि मैंने वहां अप्लाई किया हुआ 10 टन सड़ी हुई, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, ये मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि बिना सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो गोबर की खाद हो वो बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद हो, तभी उससे पोषक तत्व निकल पाता, नहीं तो पोषक तत्व नहीं निकल पाता। तो सड़ी हुई 10 टन प्रति हेक्टेयर, 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद उस पर डाल के और ये प्लास्टिक इस पे बिछा देते हैं।
अब जाड़ों के दिनों में क्या होता है कि विशेष रूप से मैंने ये पाया है, और ये इसीलिए जाड़ों के दिनों में जो उत्पादन कम होता है उसका मेन कारण ये होता है कि जाड़ों के दिनों में जो मिनरलाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो होती है, जो पोषक तत्व हम देते हैं, चाहे वो ग्रीन मैन्योर से देते हों, चाहे हम कंपोस्ट खाद से देते हों, चाहे हम वर्मी कंपोस्ट जो भी देते हैं, उनका मिनरलाइजेशन कम होता है। उनकी जो न्यूट्रिएंट रिलीज पैटर्न होता है वो कम होता है, न्यूट्रिएंट उससे कम रिलीज होते हैं जाड़ों के दिनों में। जब ये मल्च हम लगा देंगे तो इसका चूंकि तापमान जाड़ों के दिनों में कम होता है, इसलिए न्यूट्रिएंट रिलीज कम होता है। जब हम ये मल्च लगा देंगे तो इस पे न्यूट्रिएंट रिलीज, इसका तापमान मिट्टी का हमेशा बना रहेगा। जब भी तापमान कम होगा तब भी इसका तापमान मिट्टी का बना रहेगा, और इससे जो मिनरलाइजेशन होगा, न्यूट्रिएंट जो रिलीज होगा वो प्रॉपर रिलीज होता रहेगा और पोषक तत्व मिलता रहेगा। प्राय हमने पाया है कि जैसा कि मैंने बताया कि जाड़े के दिनों में चाहे जो सब्जियां हो, चाहे हमारी गेहूं की फसल हो, चाहे जो फसल हो, दलहनी फसलों को छोड़ के, उनमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती, क्योंकि जाड़े के दिनों में मिनरलाइजेशन नहीं होता। न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी होती, जो कंपोस्ट डालते हैं, कंपोस्ट से जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है, जो पोषक तत्व अवेलेबल होता है, वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, इसलिए उसमें जो है उत्पादकता घटने के चांसेस रहते हैं, पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। तो इसके लगाने से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलता है और किसान भाई लोग अच्छा उत्पादन जैविक के अंतर्गत ले सकते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। दूसरा ये बेनिफिट होता है कि जो लाभ होते हैं इससे कि बहुत सारे खरपतवार उगते हैं, और जैविक में खरपतवार प्रबंधन कोई दवाएं नहीं डाली जाती हैं। खरपतवार या तो मैकेनिकल प्रबंधन करते हैं किसी मशीन से, या फिर मैनुअली करते हैं, श्रमिक लगा कर करते हैं, तो उस पर बहुत खर्चा आता है। तो इसमें अगर इस तरह से मल्च हम बिछा देते हैं तो इसमें खरपतवार नहीं उगते हैं। खरपतवार केवल जो बीज की नालियां हैं उसमें थोड़ा बहुत खरपतवार आते हैं, उसको हम मैनुअली उखड़वा लेते हैं, तो खरपतवार बिल्कुल नहीं उगते हैं। तो इससे जो हमें निजात मिलता है, खरपतवार जो हमारा कंट्रोल होता है, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए फायदे की बात होती है। तीसरा जो हमें फायदा होता है इस मल्च को लगाने से कि हमने बीच में ड्रिप बिछा रखा है। ड्रिप इरिगेशन से हम सिंचाई करेंगे। अगर जिन किसान के पास ड्रिप सिस्टम नहीं है तो इसमें जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है, इसमें जो पानी की जो है वो बचत होती है। लगभग 70 से लेके 50 से इवन कहेंगे कम से कम 50% की बचत होती है। 50 से लेके 75% तक बचत इसमें पानी की होती है, क्योंकि पानी वाष्पीकरण नहीं होता है, पानी उड़ता नहीं है, पानी इसमें कंजर्व रहता है, तो पानी बहुत थोड़ा सा देने की जरूरत पड़ती है। हालांकि मैंने यहाँ ये ड्रिप लगा रखा है, हम ड्रिप के थ्रू इसमें पानी देंगे। जहाँ पे भी जिस किसान भाई, चूँकि विशेष रूप से जो हमारे किसान हैं, जो पहाड़ के किसान हैं, उनके यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। तो इससे जो पहाड़ी किसान हैं, जो पहाड़ के किसान हैं, किसान भाई लोग हैं, वो लोग जो सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, वो सभी को मेरा अनुरोध है कि आप जो भी सब्जी लगाएं, इवन धनिया भी अगर लगाते हैं तो वो भी आप इस तरह से मल्च पे लगाएं। तो इससे पानी की बहुत बचत होती है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ के किसानों के, मैंने पूरा देखा हुआ है, पहाड़ के किसानों के पास पानी नहीं है। और इस तरह से या तो ड्रिप इरिगेशन लगाएं, अगर ड्रिप इरिगेशन का उनके पास पैसा नहीं है, ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा सकते हैं, तो जो टेरेसेस पे खेती होती है, ऐसे आप एक टंकी रख लें और इस टंकी में एक कनेक्शन कर दें, और यहाँ से आप एक पाइप लेके, और जिस तरह से गमले में पानी देते हैं थोड़ा थोड़ा, वैसे ही आप पौधों को पानी, जहाँ पे ये छेद है, अगर आप देखेंगे ये छेद बन रहा है, जहाँ पे छेद है ये, इस छेद में ही पौधा लगेगा, और इसी पौधों के केवल छेद में ही पानी दे दें। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका पानी की बहुत सारी बचत होगी। वो लगभग आप, जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम कम से कम 50%
नहीं तो आप 75% तक पानी की बचत कर सकते हैं। तो विशेष रूप से जो पहाड़ के किसान भाई लोग हैं उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप जब भी जैविक वेजिटेबल प्रोडक्शन करें, जैविक सब्जियों की खेती करें, तो आप इस तरह से जैविक सब्जियों की खेती कर सकते हैं। रही बात यह कि एक बार आपकी लागत थोड़ा ज़्यादा लगती है इस प्लास्टिक में। अगर आप एक बार प्लास्टिक खरीद लिए और इसको ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो आप कम से कम 4 से 5, वो दूसरा उधर प्लास्टिक हम बिछा रहे हैं, आधा प्लास्टिक हमारे पास पुराना प्लास्टिक है, वो हम इस पे 5वीं बार सब्जी की खेती करने जा रहे हैं। सब्जी की खेती उस पे 5वीं बार सब्जी हम लेने जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और जो विशेष रूप से जैसा कि मैंने बताया कि जाड़ों के दिनों में चाहे वो सब्जी की खेती हो चाहे वो गेहूं की खेती हो, उसमें पोषक तत्व की उपलब्धता नहीं हो पाती है, इसलिए उसकी जो उत्पादन है, उत्पादन क्षमता पे बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो हमने पहले साल में ही पाया कि बहुत अच्छी सब्जी का उत्पादन इस तरह से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों लोग, मैं आपको आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको और ऐसे छोटी छोटी वीडियोस की तरह, आप अभी जब मैं इसमें सब्जियां लगवाऊंगा तो उसका भी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सब्जी और किस तरह से लगाएं कि आप जिससे कि अच्छा उत्पादन आप ले सकें। तो ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत अच्छा है। और आप इस तरह से सब्जियां उत्पादन करके आप पौष्टिक सब्जियां उत्पादन कर सकते हैं जैविक के अंतर्गत, और ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठा सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, मेरा आपसे यही अनुरोध है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, कृषि पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है एक तरह से, जो कृषि पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको भी अल्टीमेटली किसानों के यहाँ ही जाना है, किसान तक ही पहुँचना है, सारी जो तकनीकी है वो किसान तक ही जानी है। वो लोग भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख के, और हमारा फ़ोन नंबर इस पे है, आप कभी भी अगर किसी भी तरह की आपको कोई समस्या आती है, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं, A to Z जानकारी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं 20 साल से लगभग इस तरह के अध्ययन कर रहा हूँ, जैविक खेती पर रिसर्च कर रहा हूँ। तरह तरह की पद्धतियाँ हमने अपनाई हैं, किस तरह से आप अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको वीडियो में आपको जानकारी देता रहूँगा, छोटी छोटी ऐसी इस तरह से जानकारियाँ देता रहूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।